मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बीपीएससी का एक सेट देखेंगे। देखिए बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक। इसका आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसको अगर निकालना हो प्री को तो हमें प्रीवियस ईयर यानी जो एग्जाम हो चुका है, जैसे कि आप जानते होंगे कि 2021 में ही ऑडिटर का हुआ था, अभी हाल ही में सीडीपीओ का हुआ था, इसके पहले 66, 65 जितने भी प्रीवियस ईयर है लगभग 10 वर्षों का हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही चाहिए, ठीक है। इसका डेट आ चुका है 20 सितंबर को और 22 सितंबर को। दोस्त उसी के रिगार्डिंग हमने क्या किया है कि बीपीएससी जो ऑडिटर का एग्जाम हुआ था 2021 में 29 अगस्त को, उसी का आज हम पेपर को डिस्कशन करेंगे, ठीक। दोस्त अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? देखिए यहाँ अनुमोदन है तो अनुमोदन पूछेगा तो भारतीय संसद, ठीक है। अगर संचित निधि से जो होती है धन निकाला जाता है, भारतीय संसद 266 के तहत इसका अनुमोदन करती है, याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब आप जानते होंगे कि जो बड़ा है उससे बड़ा से छोटा, यानी बड़ा से छोटा में अवरोही क्रम होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए सीटों का हमेशा पूछा जाता है, राज्यों की स्थापना पूछा जाता है। तो आप एक बार देखिए प्रीवियस ईयर देखने का मतलब होता है कि पूछा किस प्रकार गया है। तो यहाँ पे जब राज्यसभा की सीट पूछा गया है तो हमारा दायित्व है कि हम राज्यसभा के भी सीट याद कर लें, लोकसभा का ही राज्यवर्ग सीट याद कर लें और साथ में विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी सीट याद कर लें, ठीक है। तो आप सभी इसको जरूर देखिएगा। तो देखिए इसमें अवरोही है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 31 गो, आपका उसके बाद महाराष्ट्र में 19 गो और उसके बाद आता है तमिलनाडु में 18 दोस्तों, फिर उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में 16। तो इसी क्रम में आपको सजाइए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब तमिलनाडु, तब बिहार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो देखिए संशोधन है यानी संशोधन जो होता है 3 प्रकार से होता है। आप जान लीजिए कि एक साधारण बहुमत होता है, एक क्या होता है कि विशेष बहुमत होता है और एक होता है कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति यानी विधानसभाओं को। लेकिन यहाँ पे प्रारंभ पूछ रहा है तो प्रारंभ याद करिए कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही इसके प्रारंभ की जाती है, ठीक है। चलिए आगे तो इसका हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें राज्य के विधानमंडल नहीं आएंगे, इसकी अनुमति ली जाती है, ठीक। तो प्रारंभ पूछ रहा है इसलिए इसका हो जाएगा 1 और 2। अगला है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किया गया है। तो देखिए कैबिनेट शब्द का प्रयोग याद रखिएगा अनुच्छेद 352 में किया गया है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल जब आया था 1975 में, इसी के बाद संशोधन किया गया 44वां संशोधन। उसी में कहा गया कि कैबिनेट की अनुमति से ही जो होगा वह भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 में केवल कैबिनेट शब्द है, ठीक। आगे अगले है कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, यानी अगर बिल पास हो जाता है तो राज्यपाल के पास कैसा विकल्प होंगे? पहला तो होगा वो अपनी अनुमति दे सकता है, बिल्कुल। वो अपनी अनुमति को रोक सकता है, बिल्कुल सही है। मन किया तो रुकेगा, नहीं तो क्या कर देगा? बिल को पास कर देगा। बिल पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये भी अधिकार है। बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रह सकता है, ये भी सही है। आप अनुच्छेद 200 पढ़े होंगे, उसमें इसका बिल के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही है। लेकिन ये बिल प्रधानमंत्री के लिए विचार के लिए नहीं रखते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए 1, 2, 3, 4 सही होगा। और इसमें होगा कौन असत्य है? तो केवल 5 असत्य है, ऑप्शन में कहीं 5 नहीं है, इसलिए ई होगा, ठीक।
पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा, यानी जो पंचायत सदस्य होते हैं, आप जानते होते होंगे कि पंचायत जो सदस्य होते हैं उनकी जो चुनाव होती है 21 वर्ष आयु के बाद हो जाती है। ठीक है, पंचायत में आपका जिला परिषद आते हैं, सरपंच आते हैं, मुखिया आते हैं, वार्ड आते हैं, ये सभी। तो इनकी अयोग्यता का जो निर्धारण होगा वह ऐसी संस्था जिसे विधानमंडल मुहैया कराए, यानी विधानमंडल एक ऐसी संस्था बनाए जो इनकी अयोग्यता का निर्धारण करे। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि असत्य मेल को चुने। देखिए बीपीएससी के एग्जाम आसान नहीं है, उसके लिए पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्रीवियस ईयर देखिए ये अनुच्छेद है, तो इजी इजी अनुच्छेद है, आपको एक अनुच्छेद पे भी कमांड होना चाहिए। देखिए क्या पूछ रहा है कि असत्य मेल को चुने, यानी इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, असत्य मेल को बोला है चुनने के लिए, तो याद रखना है अनुच्छेद 48 समान सिविल कोड गलत है क्योंकि 44 में है। अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल, देखिए ये भी गलत है क्योंकि अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन, देखिए 49 नहीं है यह 40 है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 में कार्य का अधिकार, तो देखिए यह गलत है, कार्य का अधिकार जो है 39 में। अनुच्छेद 45 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये भी 39 में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है, कोई सही नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि असत्य मेल को चुनिए, तो यहाँ पे असत्य मेल है तो सभी असत्य है, कोई सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी असत्य है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 6 नंबर 6 है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र में बदलाव पूछेगा तो याद रखना है आपको केवल संसद, इसमें विधानमंडल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी संसद चाहेगी तो उसके कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकती है। ठीक है, अभी देश में 25 उच्च न्यायालय है, आपको पता होगा। नया सबसे नवीनतम है अमरावती उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए बोल रहा है। तो याद रखना है संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक, अगला है हमारा 10 कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है, यानी राज्य में जो अध्यादेश है। ठीक है, आप अध्यादेश 3 याद रखिएगा। एक तो पहला 3 अध्यादेश, ये देखिए 1861 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश देने की शक्ति हुई। ठीक है, वही भारत के राष्ट्रपति को पूछे तो 1935 के अधिनियम के द्वारा अध्यादेश की शक्ति दी गई। ठीक, इसका अनुच्छेद है 123, लेकिन अध्यादेश राज्य में बोल रहा है, तो राज्य में याद रखना है भारत के राज्यपाल जो होते हैं, यानी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला है कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना एवं चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल रहा, तो याद रखना है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो उसके दोनों के बीच में 3 वर्षों का अंतराल था। क्यों, क्योंकि 1966 से लेकर 69 तक जो आया था वो वार्षिक योजना आ गया था, जिसके कारण 3 वर्षों के अंतराल के बाद यह चौथी पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 18-19 में, देखिए जो इकोनॉमिक्स होती है ना बहुत क्रिटिकल पूछा जाता है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा 1,26,406 रुपये। ठीक है, अगला है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होगा वह 2002 में आया था। ठीक है, 2002 में आया, पहली बार पारित हुआ, तो याद रखना है यह प्रभावी भी हुआ है 2002 से ही, यह 1 जुलाई 2002 से लागू हो गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2002 से। चलिए आगे, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो देखिए बहुत पूछा गया है, बीपीएससी के मेंस में भी 66 में मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए मानव विकास सूचकांक मुख्यतः 3 होती है, 3 आयाम होती है। पहला आयाम होता है दोस्तों याद रखिएगा
एक तो जीवन प्रत्याशा, ठीक है, दूसरा होता है प्रति व्यक्ति आय और तीसरा होता है साक्षरता दर, ठीक है। तो याद रखिए उपरोक्त सभी सही है। अगला है हमारा कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित था। 1991 में जो औद्योगिक नीति आई थी वह देश में सबसे बड़ी देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण ये नीति आई थी। तो देखिए इसमें उदारवादी भी था, निजीकरण भी था और वैश्वीकरण भी था, ठीक है। तो उपरोक्त सभी सही है। 1991 में उस समय जो हमारा भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय जो गवर्नर थे दोस्तों याद रखिएगा, यानी वित्त मंत्री जो थे वो थे मनमोहन सिंह, ठीक है। तो उन्हीं के समय में यह आया था, एलपीजी हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है, एलपीजी। चलिए आगे, अगला है हमारा ट्राइसिम यानी ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना, एक कार्यक्रम है। ट्राइसिम किसके लिए है? तो देखिए ट्राइसिम योजना जो है यह 1979 में आया था, याद रखिएगा। यह जो है ग्रामीण विकास के लिए मुख्यतः है, यानी गांवों में जो विकास होती है उसके लिए ट्राइसिम योजना आया था, ठीक है। वहीं आपका एक और याद रखना है कि 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी आया था, ठीक है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अगला है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति, देखिए ऑडिटर में 2 औद्योगिक नीति से क्वेश्चन आ गया। पहली औद्योगिक नीति पूछ रहा है तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा डेट। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन कौन किया गया? तो देखिए जो भी पहल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आया है एक बार आज देख लीजिएगा। मतलब डेली सेट मारने का होता है कि जो हमारे क्वेश्चन आए उसको तैयार करना, ठीक है। तो ये अगर ये आया है हमारा कोई भी स्कीम तो हमारा है कि स्कीम पढ़ ले, ठीक है। देखिए यहाँ मेक इन इंडिया वैश्विक पहल जो था दोस्तों याद रखिएगा, यह 25 सितंबर 2014 को आया था, ठीक है। अगला नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल रखिएगा। यह जो संस्था है यह ग्रामीण साख देता है, यानी ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है क्वेश्चन 20, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना से एक और क्वेश्चन था, एक और पूछ दिया गया है। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना जो आया था याद रखना है 80 से 85 में आया था, ठीक है। बीच में क्या हुआ था कि 78 और 79 में जो 2 वार्षिक योजनाएं आई, क्योंकि इससे पहले आप जानते होंगे कि 25 पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्षों तक ही चला था। देखिए ऑडिटर का कट ऑफ इतना कम गया था, 87 गया था जनरल का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें बायोलॉजी हार्ड पूछा गया है, आगे देखिएगा, और आसानी से कट ऑफ को पार किया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो देखिए बिहार का लिंगानुपात आपको याद रखना पड़ेगा प्रॉपर 918 है, ठीक है। और यहाँ पे 916 बहुत लोग टिकअप किए थे, एक मतलब इसके लगभग में देखिए, लेकिन ये 100% गलत है क्योंकि ये पूछ रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर ई भी दिया गया है, तो ई मारना है। वही भारत का पूछे दोस्तों तो 943, ठीक है। अब बिहार में सबसे ज्यादा गोपालगंज का है, अब भारत में सबसे ज्यादा केरल का। अगला जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सी है? बिहार पूछ रहा है तो पटना, बिहार में सबसे ज्यादा पटना में है, और सबसे कम पूछे तो शेखपुरा में, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 38 है। देखिए जनगणना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार का जो भी बीपीएससी के एग्जाम होता है इसमें। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहरों को चुना गया था? तो यहाँ याद रखना है 4 शहरों को चुना गया है, ठीक है। अभी तक ले 2015 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, मोदी जी के द्वारा। अभी तक 4 शहरों को चुना जा चुका है। इसमें याद रखिएगा भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है और बिहार शरीफ है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए जनगणना से 3-4 क्वेश्चन है। बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति, यानी ना ही महिला है ना ही पुरुष है, तो आप आंकड़ा याद रखिएगा 51 है, फिर उसके बाद 61 है और 71 है। तो देखिए 71 पुरुष है, 51 के लगभग में महिला है और 61 जो क्या है टोटल है, ठीक है। तो इसमें 61 कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। इसमें
याद रखना है 61.8 है, ठीक। और वहीं पुरुष का पूछेगा दोस्तों तो 71 पॉइंट जो है वह 02 है, ठीक है, 02। वहीं महिला के पूछे तो 51.5 है। चलिए आगे, अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो देखिए दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी पूछ रहा है, तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे हडसन भी है, निकोलसन भी है, तो ये दोनों था। हालांकि बाद में हडसन मारा जाएगा, लेकिन ये दोनों उस समय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। वहीं लखनऊ में आपको कैंपबेल एक वीडियो भी होगा हमारा, वहीं कानपुर में भी कैंपबेल, इलाहाबाद में कर्नल और पटना में वो हमने बताया था विंसेंट अय्यर और विलियम टेलर, दोनों व से शुरू होते हैं, ठीक। चलिए आगे, अगला है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा दिल्ली दरबार अब तक 3 बार हुआ है, ठीक। तो उसमें जो दिल्ली दरबार पहला जब 1877 में जब हुआ था, उसके बाद 1901 में हुआ था, उसके बाद 1911 में हुआ था। तो इसमें लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड लिटन 77 में। इस समय महारानी विक्टोरिया को जो महारानी विक्टोरिया जी थी, उनको इस समय क्या किया गया था कि उनको एक उपाधि दिया गया था, कैसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है। चलिए आगे, जो कि महात्मा गांधी को भी मिला था, जो असहयोग आंदोलन के समय लौटा दिए। अगला है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय एवं रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखिए जितने भी अधिनियम है एक बार आप जरूर देखिएगा। इसमें हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। वहीं आप 13 देखिएगा तो इसमें जो अंग्रेज थे इनके एकाधिकार को समाप्त किया गया था, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखिए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना इसमें जो होगा श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। देखिए क्वेश्चन आसान भी नहीं पूछा गया है ऑडिटर में। देखिए इल्बर्ट बिल किसके समय आया था, तो इल्बर्ट बिल याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के समय आया था, ठीक है। द्वितीय अफगान युद्ध किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, ठीक है। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो पूछेगा वह डलहौजी, क्योंकि डलहौजी के द्वारा हड़प नीति भी आया था, ठीक है। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय आया था। तो याद रखिएगा इसका मिलान होगा ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो देखिए अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत 1907 में हुआ था, ठीक है। 1907 में इसका नेतृत्व जो किए थे इसमें सभी हैं, देखिए हसन इमाम भी थी, मौलाना जफर अली खां भी था, ठीक है। उसके अलावा जो हकीम अजमल खां था और मजरूल हक भी था, ठीक है। तीन में से सभी शामिल थे, तो इसलिए इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए सूची 1 में क्या है, बिहार के संदर्भ में दे दिया है। आप तो एक याद रखिएगा राहुल संक्रांतियन सारण से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन छाटने का भी होता है कि डी का 4 होगा, यानी यही 2 में आंसर होगा, ठीक। तो अगला देखिए, अगला मिलाते जाइए। अगला मिलाइएगा तो मुंगेर से जो थी वो कार्यानंद शर्मा थे, ठीक है। अगला हमारा 2 सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए पहला है तो सच्चिदानंद सिन्हा, तो इंडियन पीपुल, बिल्कुल सही है, इन्होंने इंडियन पीपुल की शुरुआत किया था। उसके बाद एस टांगे, तो देखिए एस टांगे नव युवक नहीं है, इनका होगा गांधी बनाम लेनिन, ठीक है, इनका बुक है। नव युवक पूछे तो ये आपका महात्मा गांधी का है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना का कॉमरेड है और एक हमदर्द है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। इसमें 3 व्यक्ति थे आपको, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल है, अस्फा उल्ला खां है, एक रोशन सिंह है। तो याद रखिएगा सुखदेव नहीं थे, क्योंकि यह जो थे
भगत सिंह के साथ इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, इसमें एक और नाम याद रखिएगा, राजेंद्र लाहेरी। 4 व्यक्तियों को हमेशा नाम पूछा जाता है और बीपीएससी में 64 में भी पूछा गया था। ठीक है, इन लोगों से, काकोरी डकैती कांड से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, चौरी चौरा कांड सही सुमेलित नहीं है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में, ये सही है। गांधी इरविन समझौता, ये भी सही है। 31 पूना पैक्ट 1932, ये भी सही है। तो यह चौरी चौरा कांड गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, फतेह शाही विद्रोह दोस्तों सारण में हुआ था। ठीक है, सारण में हुआ था। अगला है कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था? तो देखिए, इसका याद रखिएगा, पीर अली जी जुलाई 1857 में विद्रोह की शुरुआत किए थे। क्योंकि जुलाई में ही, आप इससे पहले जून में पढ़िएगा कि जो रोहिणी जगह है, जो देवघर में पड़ता है, अब वहां से जो सैनिक थे वहां से भागे। ठीक है, और वहां से भागने के क्रम में ही आए आपका वीर कुंवर सिंह के पास। तो उसी समय ही जून में वहां पे पहली बार शुरुआत हुआ बिहार में, लेकिन जुलाई में इन्होंने वहां पे पटना में पीर अली ने, जो पुस्तक विक्रेता थे, वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुआ था? तो देखिए, बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, बिहार कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पहले हसन इमाम थे। ठीक है, कौन थे? हसन इमाम थे। चलिए आगे, अगला है हमारा है, देखिए इसका गठन, अध्यक्षता जब पूछे, अध्यक्षता जब इसका गठन किया गया था 1908 में, तो उस समय सरफराज हुसैन खां थे। ठीक है, कौन थे? सरफराज हुसैन खां जब इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूछेगा तो वो हसन इमाम थे। चलिए आगे, अगला है कि बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो देखिए, बिहार में 3 हुए थे। ठीक है, जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो पहला हुआ था आपका, जो हुआ था 1912 में हुआ, फिर उसके बाद 1922 में होगा, और उसके बाद 1940 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए 1922 में जो हुआ था वह गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। अब यहाँ से मैथ का स्टार्ट होता है, मैथ का हम बाद में देखेंगे। चलिए आगे, अगला है कि हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी हीरे का जब काटा जाता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई के 1/5 है। यानी जो कहने का मतलब, जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है वह छोटा है, इसीलिए 1/5 है। ठीक है, उसके अलावा बोल रहा है कि कौन सा दर्पण होगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि एक सीधा प्रतिबिंब है। तो देखिए, सीधा और जब छोटा बनता है तो उत्तल दर्पण होता है, याद रखना है। दर्पण में उत्तल दर्पण, और लेंस में उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। अगला है कि कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए, कोहरे में हम किसी चीज को क्यों नहीं देख सकते हैं? इसका कारण है कि कोहरे के बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, यानी फैल जाता है। ठीक है, यानी कोहरे के जो बूंद होते हैं उसे प्रकाश चारों ओर क्या होती है? प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण कोहरा एक तो ऐसी पानी होती है, यानी द्रव में गैस होता है तो वो फैला देता है, इसी कारण से नहीं देखते हैं। अगला है कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, किसके लिए? तो याद रखिएगा, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए। ठीक है, यानी सप्लाई लाइन जो होती है उसमें शक्ति में उच्च वोल्टता को स्थानांतरित किया जाता है, शक्ति क्षय न्यूनतम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, किस पर? एक फ्यूज की धारा क्षमता जो होती है तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यह तार की परिधि पे करता है, तार के पदार्थ पे करता है, और प्रभावित धारा पे भी करता है। ठीक है, चलिए आगे, अगला है तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है, क्योंकि देखिए, तापमान बढ़ाया जाता है तो धातु की विद्युत चालकता घटती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या होती है,
तेजी से चलने लगती है, ठीक है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। और ये एक और होता है कि तापमान बढ़ाने पर धातु की चालकता घटती है, लेकिन वही जो अर्धचालक होती है उसकी चालकता बढ़ती है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। जब, कब चुंबकीय गुण खो देगा? जब उसको गर्म किया जाता है, जब उसको पीटा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि तप्त तार आमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसी एवं डीसी दोनों के लिए जो हॉट वायर होती है ना, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है कि फोटोन क्या है? तो फोटोन आप जानते होंगे कि यह प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक बंडल है, ठीक है। इसको हम लोग जो कहते हैं फोटोन कहते हैं, ठीक है। फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, याद रखना है। यह एक कण और तरंग दोनों की तरफ व्यवहार करता है। ये पूछता भी रहता है कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की तरफ व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सी है? तो देखिए, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होते हैं प्रोटियम, एक होती है ड्यूटेरियम, एक होती है ट्राइटियम। तो जो हमारा ट्राइटियम होता है ना, वही सबसे हल्का होता है और हाइड्रोजन का रेडियो सक्रियता समस्थानिक भी होता है। तो याद रखिएगा ट्राइटियम, ठीक है। अगला, भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइटेनियम जो होती है, टाइटेनिक जो जहाज था आप देखे होंगे, तो टाइटेनियम जो होती है उसमें इल्मेनाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इल्मेनाइट। चलिए आगे, अगला है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाती है? देखिए कितना बढ़िया ये क्वेश्चन पूछा गया है। C2H5 में परिवर्तित होती है जाइमेज के तहत। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, ठीक है, तो जाइमेज होगा। देखिए यह हमेशा एंजाइम पूछता है, हमेशा हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो एंजाइम पे कमांड कर लीजिएगा। अगला है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो जिलेटिन का बहुधा उपयोग याद रखिएगा, कोलाइडो को अस्थायित्व करने और क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए, यानी मान लीजिए कि पूरी तरह से जम जाए तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइडी नहीं है? तो देखिए कोलाइडी नहीं है पूछ रहा है, तो कोलाइड एक विषम प्रणाली होती है जो एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ में महीन कणों के रूप में क्या होती है? डिसएपियर होती है, परिक्षिप्त होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें घी जो होगी वह कोलाइड नहीं है, ठीक है। दूध है, रक्त है, मक्खन भी है, ठीक है, ये भी कोलाइड है। इसके अलावा आपको कोहरा भी मिलेगा, ठीक है, और क्रीम जो होती है ये सब भी, जेली भी, ये सब क्या है? कोलाइड है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि 2 रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनाती है, यानी 2 रंगहीन गैस इसको मिलाने पर जो बनेगा, याद रखिएगा NO और O2, यानी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक कभी भी पूछे तो जल, क्योंकि जल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगला है हमारा कि कीटाणुनाशक गैमेक्सिन किस पर आधारित होती है? देखिए ये दोनों में लोग बहुत कंफ्यूजन हुए थे। तो गैमेक्सिन का होता है C6Cl6, ठीक है, C6Cl6। तो याद रखिएगा इसमें होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, हेक्सा का मतलब ही होता है 6। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कौन सा यौगिक विंटर ग्रिल तेल कहलाता है? तो देखिए विंटर ग्रिल तेल कहलाता है, तो इसका होगा मेथिल सैलिसिटेट, ठीक है, मेथिल सैलिसिटेट को कहा जाता है। और वहीं एक पूछता है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल, तो देखिए ऑयल ऑफ विट्रियोल पूछता है तो H2SO4 का, ठीक है। यहाँ विंटर ग्रीन तेल पूछ रहा है तो मेथिल सैलिसिटेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे कि यूरिया की पहचान की जाती है। यूरिया की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तब बायूरेट परीक्षण के द्वारा, ठीक है। यूरिया में आप जानते होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। अगला है हमारा, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, यानी सबसे सुरक्षित शक्कर कौन से है? तो याद रखिएगा एस्पार्टेम, एस्पार्टेम सबसे सुरक्षित है, ठीक है।
और इसमें जो सिकेरिन है यह 550 गुना अधिक सुक्रोज से यानी चीनी से ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, आप फलों में पूछे तो फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्रुक्टोज। चलिए आगे, अगला है हमारा कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करती है किसको? रक्त को। ठीक है, इसमें क्या होती है कि रक्त के थैलेसीमिया के पर जो पूछता है हमेशा, यह अनुवांशिक रोग है। ठीक है, अगला है कि एन अमीबा हिस्टोलिटिका। तो देखिए एन अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, एक एन अमीबा जिंजोवेलिस होती है। तो एन अमीबा हिस्टोलिटिका जो होती है वह आंत से होती है। तब बोल रहे हैं कि संक्रामक अवस्था कौन सी है? देखिए इतना तो डीपली कोई नहीं पढ़ा होगा, इसका होगा परिपक्व पुटी। देखिए प्रीवियस ईयर है तो इससे हमको सीख लेना है, हमको याद रखना है, कौन जाने आगे टकरा जाए। तो परिपक्व पुटी होता है इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? यानी कौन उभयचर जंतु नहीं है कहने का मतलब इसमें, तो कछुआ जो होता है दोस्तों यह रेंगता है। ठीक है, उभयचर नहीं है, यह रेप्टाइल्स है। ठीक है, तब मेढक है, सैलामेंडर है, टोड भी है। ठीक है, उभयचर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होती है परंतु वह शोषण करता है? तो यह तो इम्पोर्टेंट है, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। देखिए काकरोच में होता है उजला रक्त होता है, याद रखिएगा, तो हाइड्रा हो गई इसका। अगला है हमारा कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होती है? यानी दीमक में पचाने के लिए क्या उपस्थित होती है? तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या होगा? प्रोटोजोआ। अगला हमारा देखिए दीमक द्वारा खाए गए सेलुलोज को जो होती है पहचान करती है। ठीक है, चलिए आगे, दीमक जो होती है आपको पता होगा कि यह पेड़ और सबको काट देती है, तो इसको सेलुलोज को पचाने में जो उपस्थित होती है प्रोटोजोआ। अगला है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करती है? यानी पक्षी का कहने का मतलब कि किस रूप में आप उत्सर्जित करती है? तो याद रखिएगा यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि नारियल के फलों को फैलाव होता है, यानी नारियल के फलों का फैलाव कैसे होता है? तो याद रखिएगा मेसोकार्प के द्वारा। ठीक है, मेसोकार्प के द्वारा। इसी के कारण क्या होते हैं कि वो फैलते जाता है और उसमें पानी जमते जाता है। ठीक है, अगला है कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्विबीजपत्री पौधों के तनों में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो याद रखिएगा इससे आंसर हो जाएगा संपार्श्विक। ठीक है, संपार्श्विक हो जाएगा। अगला है हमारा कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जो पौधे को उगाया जाता है, किसमें उगाया जाता है? तो याद रखिएगा लौह रहित माध्यम से। देखिए क्लोरोसिस जो होती है यह आयरन के कारण ही होता है। ठीक है, आयरन मतलब आयरन जो होती है, आप लोग पढ़े होंगे कि क्लोरोसिस नामक जब आयरन जो बच्चे जब पीते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोग जो बर्तन में करते हैं तो उसमें एक इसी प्रकार का आता है। तो क्लोरोसिस जो होती है याद रखिएगा, इसमें जो होती है क्लोरोफिल के लिए लोहा और मैग्नीशियम आवश्यक होती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः क्लोरोसिस के कारण पत्तियों में पीलापन आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो याद रखना है प्लास्मिड। ठीक है, प्लास्टिड नहीं, प्लास्मिड होगा। ठीक है, यह डीएनए से संबंधित है। अगला है कि एन इरा ऑफ डार्कनेस। देखिए बुक पूछा गया है, बुक पूछा जाता है तो आप बुक पर जरूर कमांड रखिए। तो शशि थरूर, ठीक है, यह कांग्रेस के नेता है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तम पछारने। ठीक है, उत्तम पछारने। अगला है कि किस स्टेडियम में फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप, इस समय डोनाल्ड ट्रंप आए थे? तो याद रखिएगा मोटेरा स्टेडियम, जिसका अब नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला है कि भारत के किस शहर में कोप 14 का आयोजन किया गया था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी? तो याद रखिए ग्रेटर नोएडा। अगला है कि बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन थे? तो इसमें उमंग कुमार थे। ठीक है, निर्देशक पूछ रहा है तो उमंग कुमार, वहीं हीरो पूछे तो विवेक ओबेरॉय था। ठीक है, यानी मुख्य अभिनेता। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जनवरी 2018 में किया गया था। इसको 2017 का जो हमारा बजट आया था उसमें इसकी घोषणा किया गया था। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड 2018। अभी हाल ही में झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसने चुनावी बॉन्ड को जारी किया है। ठीक है,
अगला है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है तो याद रखिएगा RS शर्मा। ठीक, अगला है कि डिफेंस एक्सपो 2020 का थीम क्या था, तो देखिए डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ था, प्रत्येक 2 वर्ष पर होते हैं। अभी हाल ही में 2022 में इसको किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो इसका थीम याद रखिएगा इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहले ट्रांजेक्शन एम्बेसडर चुना गया था, तो गौरी सावंत, जो कि महाराष्ट्र में चुनी गई थी। ठीक है, अगला है हमारा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो देखिए इसका हर 2 वर्ष पर होता है इसका भी, तब बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो देखिए मुख्य अर्थशास्त्री पूछ रहा है तो गीता गोपीनाथ, हालांकि ये हट गए हैं अब। ठीक है, अब यह MD बन गए। ठीक, तो गीता गोपीनाथ उस समय थी। अगला है हमारा कि COP 26 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो देखिए COP 26 का आयोजन भी हो चुका है, यानी ग्लासगो, जो कि ब्रिटेन के ये स्कॉटलैंड में पड़ता है। ठीक है, देखिए वही 27 और 28 पूछे, तो देखिए 27 याद रखिएगा आपको यह UAE में होगा। ठीक है, और 28 पूछेगा तो अबू धाबी में। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि रोबोट सोफिया किस देश का आधिकारिक नागरिक है, देखिए यह रोबोट है, इसको सऊदी अरब में नागरिकता दिया गया है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92वां एकेडमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा इसका होगा पैरासाइट। ठीक है, कौन सा, पैरासाइट। और वहीं 93वां पूछे तो नोमैडलैंड। ठीक है, नोमैडलैंड। स्टार खिलाड़ी कोबो ब्रायंट, देखिए यह इतना पूछा गया है कि कोबो ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे, वह कौन खेल से संबंधित थे, तब बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल से संबंधित थे। इन्हीं के बदौलत अमेरिका ने 2 बार ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ठीक है, चलिए आगे। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त हुई है, तो याद रखना सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन है, तो देखिए इसका होगा यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुआ था। ठीक है, यानी ब्रिटेन के लंदन में। अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो याद रखिएगा इसका लुईस ग्लुक थे। ठीक है, अगला है कि 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अब हट गए हैं, अब पैट्रिक अमोत हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, तो देखिए फिनलैंड। हर वर्ष यही पहले स्थान पर होता है, फिनलैंड ही। ठीक है, सबसे खुशहाल देश। अगला है कि कश्मीर के बेटी के लेखिका कौन है, तो देखिए कश्मीर की बेटी जो लेखक शत्रुघ्न प्रसाद थे, तो कौन था, शत्रुघ्न प्रसाद। चलिए आगे। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुआ था, तो जल जीवन हरियाली मिशन 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। हालांकि पटना में इसका घोषणा किया गया था, लेकिन 26 अक्टूबर 2019 से पश्चिमी चंपारण में इस अभियान की पूर्णतः शुरुआत हुआ था। घोषणा पूछेगा तो 2 अक्टूबर 2019, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है हमारा कि हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो देखिए राज्य के अकॉर्डिंग है तो इसका हो जाएगा नरेंद्र कुमार सिन्हा है, यानी बिहार में। आप लोग को बता दें कि अभी बिहार में नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो इस मंत्रिमंडल को आप जरूर देख लीजिएगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार के किसे नामित किया गया है, तो यही एकमात्र कामेश्वर चौपाल। ठीक है, अगला है कि कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्धत योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है, तो नवादा। ठीक है, कौन सा है, सॉरी दोस्तों नालंदा नहीं है, नालंदा याद रखिएगा, नवादा नहीं, नालंदा। अगला है कि सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा विजय कुमार चौधरी, यह विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला है कि अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका याद रखना है बीरपुर। ठीक है, बीरपुर, ये हमारा कोसी नदी बिहार में ही अवस्थित है। ठीक है, कोसी नदी से आने वाले शिष्ट बाढ़ को मुख्यतः प्रयोग करने के लिए इसका स्टार्ट किया गया था। अगला है हमारा कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ, इसके कोविड के कारण इसका आयोजन 21 में हुआ, याद रखिएगा गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में।
अगला है हमारा, अब वही होगा 2021 वाला, हरियाणा में होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2020 को किस विषय के रूप में मनाया गया था? याद रखना है, डॉक्टर्स और नर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 कितने महिलाओं को दिया गया था? देखिए याद रखना है, महिलाओं में पूछे दोस्तों तो याद देखिएगा 3, हालांकि अब तो 12 व्यक्तियों को दिया गया है, ओलंपिक और पैरालंपिक से संबंधित है, तो इस पे आप देख लीजिएगा। कौन पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो इसका नाम है दिव्यावतार। ठीक है, दिव्यावतार। चलिए अगला है हमारा कि इलाहाबाद स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र है? तो देखिए आर्यावर्त के 9 शासकों को, वहीं दक्षिणावर्त पूछे तब 12 शासकों को। ठीक है। चलिए आगे, किसने तर्क दिया था कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर, ठीक है, गुप्त एवं उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो यह RS शर्मा थे, बहुत बड़े क्या है, यह इतिहासकार है। अगला है कि भूमि अनुदान किन ये दिए गए थे जो शहरी दरबार से जुड़े हुए थे? तो देखिए ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिए गए थे। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो ये याद रखिए, जो इसका क्या था, अपने बेटी का जिससे शादी किया था, इसका ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान, यानी अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो रजिया सुल्तान ने। ठीक है। अगला है हमारा कि अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो देखिए बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। एक तो हमारा खुद बिहार था, फिर मुंगेर था, तिरहुत था, हाजीपुर था, रोहतास था, चंपारण था, हमारा सारण भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो 7। अगला है हमारा 117, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाइयों के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो याद रखना है, शेर शाह सूरी ने। ठीक है। अगला है कि आलमगीर नामा को किसने लिखा था? तो आलमगीर नामा बुक जो है मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यह औरंगजेब के आधिकारिक इतिहासकार था। अगला है कि किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा, देखिए सिजदा एम्पयर्स तो पता नहीं कितना बार पूछा जाता है, तो बलबन ने। ठीक है। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने किया था? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है। अगला है कि बंगाल में एक भूमि अभिजात वर्गों की स्थापना किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने। देखिए मुर्शीद कुली खान ने किसानों के लिए इजारेदारी प्रथा की भी शुरुआत किया था। ठीक है। अगला है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक और संपादक कौन थे? तो ये थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। अगला है हमारा ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत 1878 में, यह बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था रातों रात। ठीक है। अगला है कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में सरोजता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। अगला है हमारा कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक बताया था? तो ये थे हमारा सैयद अहमद खां। ठीक है, कौन थे? सैयद अहमद खां, याद रखना है, सैयद अहमद खां यह आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। अगला है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तब पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। ठीक है। अगला है हमारा कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ लड़ा था? तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने। 1904 ईस्वी में किसने अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना किया था? तब विनायक दामोदर सावरकर। ठीक। अगला है कि 1941 में व्यक्तिगत सैन्य अवज्ञा आंदोलन की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? इसका होगा महात्मा गांधी। ठीक है, 1941 व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा। अगला है कि नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारी को जमींदारों के दखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया यानी मुंगेर में किसने एक बार आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसमें होगा बिहार किसान सभा, जिसकी स्थापना कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा था 1929 में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आबोर झारखंड गलत है, धूनागिरी उत्तराखंड में सही है, ठीक है। अगला है मिकिर असम में सही है, नीलगिरी उड़ीसा में, ये भी सही है। देखिए अबोर जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, तो यह गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, ये सही है, ठीक है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये भी ठीक है। हालांकि अब को ये नहीं है, कुचिकल आता है। भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है, तो देखिए एक गलत होगा। महान सीमा भ्रंश गुजरात एवं राजस्थान राज्य में स्थित है, यह सही है। तो देखिए कोवलम नहीं है सबसे लंबा, यह चेन्नई का मरीना बीच है, ठीक है। कौन है? चेन्नई का मरीना बीच, लगभग 12 किलोमीटर में फैला है। अगला है कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक, तो देखिए कावेरी नदी की सहायक पूछे दोस्त, तो अमरावती भी है, भवानी भी है, हेमावती भी है, लेकिन दूध गंगा नहीं है। गंगा हमने एक बार वीडियो भी बनाया तो उसमें बताया था कि गंगा जो थी वह कृष्णा में जाएगी, ठीक है। यानी कृष्ण भगवान को गंगा चाहे दूध चढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जनगणना 2011 कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए जनगणना से उधर भी बिहार के अकॉर्डिंग था और यहाँ भारत के अकॉर्डिंग। भारत का जन घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित है, ये तो 100% गलत है क्योंकि हरियाणा में है। मेघालय 1 से 11 की वृद्धि दर वाला सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में, ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, 2 को गलत है, ठीक है। अगला है हमारा, देखिए सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में नहीं है, बिहार में है। बिहार सभी में पीछे है, ठीक है। चाहे वो आपका पुरुष में हो चाहे साक्षरता में बिहार सबसे नीचे है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो देखिए अग्रणी बोल रहा है और निम्नलिखित बोल रहा है, इसलिए इन चारों में से ही आंसर देना है। तो कहवा में कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में भी होता है, केरल में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है। 136 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति मतलब जनजाति का अधिकतम प्रतिशत वाला राज्य, यानी परसेंटेज पूछ रहा है तो मिजोरम में, ठीक है। यानी एसटी पूछ रहा है तो मिजोरम में होगा, ठीक। वही एससी परसेंटेज में है, ठीक है। ऐसे जब पूछेगा तो याद रखिएगा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए मूकांबिका कर्नाटक में, अगला दालमा झारखंड में सही है, नेयन बोल रहे कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोटिगुआ गोवा में, देखिए यह मूकांबिका कर्नाटक में सही है, ठीक है। ये जो नियर दे रहा है दोस्तों, तो याद रखना है यह गलत है, नियर जो होगा केरल में होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर केवल सी होगा। निम्नलिखित में से एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो किसको सबसे ज्यादा करता है भारत? अब तिलहन हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से रूस कौन सी एक नदी का प्रशांत सागर में गिरती है? तो ये देखिए आमूर है, ठीक है। आमूर जो है यह दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है, मंचूरिया पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। मंचूरिया पहाड़ी जो कि आपको कहाँ स्थित है? चीन के बॉर्डर पर पड़ता है और ये जाके प्रशांत महासागर में गिरती है। अगला है कि कोट्टा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो यह मलेशिया का है, ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए दस्तक एलूट जो हमारे ईरान में है, नुबियन यूएसए में है, सॉरी नुबियन हमारा दोस्तों सूडान में है, सूडान में। और मोजोम्बो यूएसए में है, रॉब खाली सऊदी अरब में है, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो देखिए भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु आपको उत्तरी न्यूजीलैंड में नहीं मिलेगा, मध्य कैलिफोर्निया में मिलेगा, मध्य चिली में मिलेगा, अफ्रीका के दक्षिणी छोर में भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ क्षेत्रों में मिलता है, अफ्रीका के भी कुछ क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो देखिए म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, बिल्कुल सही। फुलानी जनजाति का अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए ये जो बोल रहा है ये
भी सही है। कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ठीक है। अगला है हमारा कि जार्विक वाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। देखिए ऑप्शन नंबर जो है ये सी गलत होगा। कोरोसी ज्वालामुखी अफ्रीका के केन्या में पाया जाता है, ठीक है, और सभी सही है। अब इतना हार्ड तो हम लोग को भी मतलब नहीं पकड़ में आएगा, ठीक है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो पश्चिमी चंपारण। इसकी ऊंचाई पूछती है 874 मीटर, ठीक। बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है? तो ककोला जो दोस्तों नवादा में है, जलप्रपात पूछता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सी है? शिवहर, 1888 है यहाँ पे, मतलब 1 किलोमीटर में लोग। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है? तो फल्गु नदी, जो कि गया इसी नदी के तट पर है। बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस जिले में होती है? तो याद रखिएगा किशनगंज में। सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो किशनगंज में, ठीक है, और सबसे कम औरंगाबाद में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अधिकतम साक्षरता दर रखता है? तो रोहतास सबसे ज्यादा रखता है। बिहार में 17-18 निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? तो देखिए अभी भी गेहूं का ही हो रहा है, गेहूं होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम मैथ्स का देख लेते हैं। देखिए मैथ्स का ऐसे क्वेश्चन आप चाहे तो बना भी सकते हैं पीडीएफ लेकर, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कुछ। देखिए पहला है 41 नंबर की श्रेणी इतना इतना क्या है? तो देखिए इसको ये चरघाती श्रेणी होगा, ठीक है। अगला cos थीटा sin थीटा, थीटा का मान क्या होगा? यानी थीटा का मान कितना होगा जब दोनों बराबर होगा? तो पाई/4, यानी 180 में 4 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो 45 डिग्री होगा। अगला है कि n/2 n-1 2/1 कब आएगा? ये 4 को रखिएगा तो आ जाएगा, ऑप्शन के द्वारा भी बना लीजिएगा, यानी 4C2। यहाँ आप रख सकते हैं C2 का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2, अब बटा में हो जाएगा 4-2 तो 2 गुने 2, ये कट जाएगा तो 3 दूना 6। फिर यहाँ nC2 रखिएगा, यानी 3 हो जाएगा n-1, यानी 3 गुने 2 गुने 1, अब बटा में 2 2 कट जाएगा तब बच जाएगा 3, यानी 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है ये क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें से क्या करना है कि 10/3 को इधर लेके चले जाइए और यहाँ से 5/3 को कॉमन ले लीजिए। 5/3 x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा x² प्लस यहाँ बच जाएगा 1। इधर हमारा 10/3 है, इधर जब ले जाइएगा तो 3/5 हो जाएगा x, 3/3 कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, यानी 2x हो जाएगा उधर। तो यहाँ बच जाएगा हमारा x² प्लस 1 = 2x, ठीक है। जब इसको हल कीजिएगा तो x का मान आपका आ जाएगा, इसको गुणनखंड में तोड़ दीजिएगा, ठीक है, प्लस x पे टूट जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद आपको x का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कि F1 परिभाषित है। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे इसको स्थापित किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ 1 लीजिएगा तो 1 रखिएगा तो 3 एकम 3 7 3 10, जब यहाँ 1 रखिएगा तो 5 एकम 5 1 6, ठीक। तो इसको बनाया जाता है कि g का मान रख लिया जाता है, ठीक है। g डॉट F1 पूछ रहा है, यदि g भी साथ में हो और डॉट भी F भी साथ में हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको g को रख लेना है। तो यहाँ पे हमारा g में क्या है 5 और x का मान यहाँ पे 3x + 7 रख देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 51 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला है कि log इतना और log इतना। तो इसका फॉर्मूला होता है log a + log b बराबर log a × b, यानी a/b गुने b/a। तो देखिए a कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा log 1 बराबर log a + b। अब log a + b यहाँ गुना में a भी कट जाएगा, यानी a + b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुना करने पर 196 बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए कि वो संख्या x है, ठीक है, तो 15 से गुना करने पर यानी 15x बराबर हो रहा है कि 196 बढ़ जाता है, यानी 196 हो जाएगा, यही बोल रहा है। इसको हल कीजिएगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अगला 48 नंबर तो 2x - 3y इतना। तो देखिए इसको हल कर लीजिए, ये कट जाएगा, घटाने पे ये हो जाएगा 4 2 6x और इसको जोड़ दीजिएगा तो 3 2 6 4 2 6, 6 से काटिएगा x का मान 11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x का मान 11 किस में है? सिर्फ a में और d में है। अब आगे हल कीजिए, 11 यहाँ पे रख दीजिए तो 11 दूना 22
जैसे इधर आपका 22 आएगा घटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी -3y बराबर 1, तो y का मान -1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दो संख्याओं का अनुपात इतना है, मौसत 4 है। तो देखिए मौसत जब 4 ही दे दिया है तो हम इसमें पहले गुना कर दीजिए, एक हो जाएगा 4 12, 4 16, दोनों के एलसीएम लीजिए 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि प्रथम आज 8 आभाज्य संख्याओं का योग, तो आप जानते होंगे कि जोड़ दीजिए 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। ये सबको जोड़िएगा 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़िएगा तो 77 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला हमारा ये हम देख लिए थे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को ये जो ऑडिटर का पेपर है इसको हमने सॉल्व करवा दिया। इसके बाद जितने प्रीवियस ईयर है उसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।